नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने जो आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया हुआ है, उसके भाग 2 को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। भाग 1 को हमने अपलोड कर दिया ऑलरेडी। अगर आपने हमारा भाग 1 नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिएगा। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट 2 है, इसमें हमने कौन कौन से इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तथा आपको रूल पता है इस प्रैक्टिस सेट का, इसमें टोटल 30 प्रश्न होते हैं तथा इन 30 प्रश्नों को आपको बिल्कुल ध्यान से हल करना पड़ता है। तथा इन 30 प्रश्नों में अगर आप 25 स्कोर कर लेते हैं तो आपकी जो तैयारी है आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए काफ़ी अच्छे लेवल की है। तो इस प्रैक्टिस सेट को बिल्कुल ध्यान से आप अटेंड कीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, किस शहर को आर्किटेक्चर की पहली यूनेस्को विश्व राजधानी घोषित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोनों भाषाओं में है। अगर आपको हिंदी में मतलब सुविधा है तो आप हिंदी को देख लीजिएगा प्रश्न को, अगर आप इंग्लिश में जो है कंफर्टेबल हैं तो आप इंग्लिश प्रश्न को पढ़ सकते हैं। दोनों ही लैंग्वेज में हमने प्रश्न को अपलोड किया हुआ है। तो पहला प्रश्न हमारा जो है, किस शहर को आर्किटेक्चर की पहली यूनेस्को विश्व राजधानी घोषित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा रियो डी जेनेरियो। क्या हो जाएगा? तो जो रियो डी जेनेरियो है, इसको 2020 के लिए वास्तुकला की विश्व राजधानी घोषित किया गया है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा रियो डी जेनेरियो को जो है, यह ब्राज़ील का एक शहर, आप ध्यान दीजिएगा, यह ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो। इसको वर्ष 2020 के लिए जो है यूनेस्को के द्वारा जो है विश्व वास्तुकला की राजधानी घोषित किया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, रियो डी जेनेरियो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे भारी उपग्रह मतलब संचार उपग्रह आपको बताना है। दिए गए ऑप्शंस में से भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह कौन सा है। तो दिए गए ऑप्शंस में से भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह कौन सा है, तो यह है GSAT-11। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जो GSAT-11 है, यह भारत का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसका जो कुल वजन है यह है 5854 किलोग्राम। ये वजन भी आपको याद रखना है। तो इसका कुल वजन है 5854 किलोग्राम। इसका नाम है GSAT-11 तथा यह भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तथा इसको लॉन्च कहाँ से किया गया था, आप ध्यान दीजिएगा, इसको भारत में लॉन्च नहीं किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था फ्रेंच गुयाना से। कहाँ? तो एक फ्रेंच गुयाना का एक लॉन्च बेस है, आप ध्यान दीजिएगा। फ्रेंच गुयाना में एक लॉन्च बेस है जिसको नाम दिया गया कौरू लॉन्च बेस। एक जगह भी आप याद रखिएगा, कौरू लॉन्च बेस, ये आपको मिलेगी कहाँ पे, तो यह फ्रेंच गुयाना में मिलेगा आपको कौरू लॉन्च बेस। यहीं से जो है भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह GSAT-11 को लॉन्च किया गया था। तो इस जगह भी आपको पता होनी चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देश का जो 25वां उच्च न्यायालय है, जो 25वां हमारे देश का हाई कोर्ट है, वह कहाँ पे खोला गया। तो हमारे देश का जो 25वां उच्च न्यायालय है, यह अमरावती में स्थापित किया गया। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी प्रस्तावित अमरावती, यहीं पे जो है हमारे देश का 25वां हाई कोर्ट स्थापित किया गया है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा अमरावती। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तथा इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश हुए थे वे कौन हुए थे, तो विक्रमनाथ न्यायमूर्ति जो विक्रमनाथ थे, ये नाम इंपॉर्टेंट आपके लिए, न्यायमूर्ति जो विक्रमनाथ थे, ये हमारे देश का जो 25वां उच्च न्यायालय अमरावती में खोला गया है, इसके पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का पहला गेमिंग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है। तो भारत का जो पहला गेमिंग विश्वविद्यालय है यह आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश में जो है भारत का पहला गेमिंग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्ल्ड 2018 के लिए जो ऑक्सफोर्ड के द्वारा हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया, किसको चुना गया आपको बताना है। तो ऑक्सफोर्ड के द्वारा जो है, जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, इसके द्वारा 2018 के लिए जो हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था, वो चुना गया था नारी शक्ति को। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नारी शक्ति को जो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा जो है 2018 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था। वहीं अगर हम 2019 की बात करें तो 2019 का जो हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा, वह चुना गया था संविधान को। तो दोनों आपको याद रखना है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा जो है 2018 में नारी शक्ति को और 2019 में संविधान को हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था। अगला सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए 20 रुपये के सिक्के का आकार क्या है।
तो भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए 20 रुपये के सिक्के का आकार क्या है? तो इस सिक्के का आकार है 12 कोना। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 12 कोना, यानी कि ऑप्शन जो बी है इसका बिल्कुल सही है, 12 कोना। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से किसने भारत की पहली जैव ईंधन, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी जो एयरलाइंस है जिसके द्वारा भारत की पहली जैव ईंधन उड़ान भरी गई थी? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत की जो पहली जैव ईंधन संचालित विमान थी उसने उड़ान भरी थी देहरादून से दिल्ली के मध्य। तो आप इसे याद रखिएगा, तथा इसका नाम था स्पाइस जेट। स्पाइस जेट ने जो है भारत की पहली जैव ईंधन उड़ान भरी थी। कहाँ से कहाँ तक? तो देहरादून से दिल्ली के मध्य। कहाँ से? तो देहरादून से दिल्ली के मध्य इसने उड़ान भरी थी। इसका नाम, फ्लाइट का नाम था स्पाइस जेट। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, भीमबेटका रॉक शेल्टर किस राज्य में स्थित है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो भीमबेटका रॉक शेल्टर आपको किस राज्य में मिलेगा? तो यह मिलेगा मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश का एक जिला है रायसेन, यहीं पे आपको मिलेगी भीमबेटका की गुफाएं। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आपको मिलेंगी भीमबेटका की गुफाएं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्तमान में जो है गूगल के सीईओ कौन है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो वर्तमान में गूगल के सीईओ कौन है? तो सुंदर पिचाई जो है वर्तमान में गूगल के सीईओ हैं। और सत्या नडेला किसके सीईओ हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। जेफ बेजोस किसको सीईओ हैं? तो अमेजॉन कंपनी के सीईओ हैं, मालिक हैं जेफ बेजोस। और स्टीव जॉब्स किसके हैं? तो एप्पल के जो हैं सीईओ हैं स्टीव जॉब्स। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अफगानिस्तान की राजधानी है? तो दिए गए ऑप्शंस में से जो है एप्पल, मतलब इस अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो अफगानिस्तान की राजधानी है जो है काबुल। सॉरी, यहाँ पे काबुल जो है, हाँ काबुल जो है यह प्रेजेंट टाइम में किसकी राजधानी है? तो यह किसकी राजधानी है? तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। और इस्लामाबाद किसकी राजधानी है? तो इस्लामाबाद राजधानी आपको मिलेगी पाकिस्तान की। पाकिस्तान की जो राजधानी है वह है इस्लामाबाद। और अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। और अबू धाबी किसकी राजधानी है? तो अबू धाबी किसकी राजधानी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो अबू धाबी है किसकी राजधानी है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ तेहरान किसकी राजधानी है। तो तेहरान जो है ईरान की राजधानी है तेहरान। तथा यहाँ के राष्ट्रपति कौन है ईरान के? तो हसन रूहानी। कौन है? तो हसन रूहानी जो हैं ईरान के जो हैं क्या हैं? तो ईरान के राष्ट्रपति हैं। तथा हसन रूहानी ईरान के राष्ट्रपति हो गए। तथा ईरान के द्वारा जो है नई करेंसी अडॉप्ट की गई है। आपके एग्जाम में 100% प्रश्न पूछा जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा। जो ईरान देश है इसके द्वारा जो है नई मुद्रा अपना ली गई है। तथा इसकी नई मुद्रा का क्या नाम है? टोमान। क्या नाम है? तो ईरान के द्वारा जो नई मुद्रा स्थापित की गई, अपनाई गई है, उसका नाम है टोमान। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा। ईरान के द्वारा जो है नई मुद्रा अपनाई गई है, उस मुद्रा का नाम है टोमान। तथा इस ईरान की राजधानी तेहरान है। तथा ईरान के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। तथा अबू धाबी किसकी राजधानी है? तो मैं आपको बता देता हूँ, अबू धाबी है संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, भूटान की करेंसी आपको बतानी है क्या है? तो भूटान की करेंसी क्या है? तो वर्तमान में भूटान की जो करेंसी उसको नगुल्ट्रम कहते हैं। क्या है? तो जो नगुल्ट्रम है यह वर्तमान में किसकी करेंसी है? तो भूटान की है। और दिरहम किसकी है? तो संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई की करेंसी है। क्यात किसकी करेंसी है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्यात जो है किसकी करेंसी है। तथा मैंने आपको बताया था टोमान जो है ईरान की नई मुद्रा का नाम है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? तो गुलाबी शहर के नाम से किसको हम जानते हैं? तो गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है जयपुर शहर को। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा जयपुर को जो है गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो वर्तमान समय में भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। मैं आपको बता रहा हूँ 2011 के सेंसस के अनुसार, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश जो है भारत की सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा भारत की सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम जो है सबसे कम आबादी वाला राज्य है भारत का। और सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। तथा उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। तथा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 23वें गवर्नर कौन थे? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 23वें गवर्नर कौन थे? तो रघुराम राजन जो थे, ये रघुराम राजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो आरबीआई के 23वें गवर्नर थे। तथा
वर्तमान में जो भारत के गवर्नर है वो कौन है, तो शक्तिकांत दास। कौन है, तो शक्तिकांत दास जो हैं ये वर्तमान में भारत के गवर्नर हैं। तथा ये कौन से नंबर के हैं, तो ये 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर है, सॉरी, तो आरबीआई के ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। तो इनका नाम भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, तिब्बत में इनमें से कौन सी नदी का स्रोत, मतलब तिब्बत से कौन सी नदी निकलती है, आपको बताना है। तो दिए गए ऑप्शंस में से जो है सतलुज नदी जो है इसका जो स्रोत है वह तिब्बत से है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, सतलुज नदी जो है तिब्बत से आती है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट किस वर्ष में हस्ताक्षरित किया गया था। तो पूना पैक्ट जो है 26 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित किया गया था। आप ध्यान दीजिएगा, 26 सितंबर 1932 को जो है पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। किसके द्वारा, तो महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। तो आप ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मध्य जो है पूना पैक्ट किया गया था 26 सितंबर 1932 को। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, मनुष्य के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला पहला अनाज कौन सा था। तो मनुष्य के द्वारा जो इस्तेमाल किया जाने वाला पहला अनाज था वह था गेहूं ही। तो राइट आंसर आपको जाएगा गेहूं जो था यह मनुष्य के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला पहला अनाज था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है तथा तो इसका राइट आंसर है गेहूं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, भारत में सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन सा, यानी कि भारत का जो सर्वोच्च कानूनी अधिकारी है वह कौन सा है। तो भारत सरकार का जो सर्वोच्च कानूनी अधिकारी है वह माना जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, यानी कि हमारा जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है यह भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के महान्यायवादी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, जो भारत के महान्यायवादी हैं ये भारत के सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा तथा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन, यानी कि प्रेजेंट टाइम में, यानी कि वर्तमान में भारत के जो महान्यायवादी हैं वो वर्तमान में कौन है आपको बताना है। तथा एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जो नियुक्ति है कौन से आर्टिकल के अंतर्गत की जाती है, तो आर्टिकल 76 के अंतर्गत जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, रामायण के लेखक कौन है। तो रामायण का लेखक जो है महर्षि वाल्मीकि को माना जाता है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि को जो है रामायण का लेखक माना जाता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, भारत में नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या रखी गई है। तो भारत में नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु की सीमा है वह रखी गई है 21 वर्ष। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा 21 वर्ष जो है मिनिमम एज लिमिट रखी गई है नगर पालिका का सदस्य बनने की। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था यह किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो 7 सितंबर से लेके 1 दिसंबर के मध्य 1931 में। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा 7 सितंबर से लेके 1 दिसंबर के मध्य जो है 1931 में जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, स्नूकर में जो है गेंदों की संख्या कितनी होती है, सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो स्नूकर में गेंदों की कुल संख्या कितनी होती है, सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपको इसका जवाब देना है। तो स्नूकर में जो है गेंदों की कुल संख्या होती है 21। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 21, यानी कि 21 कुल गेंदें होती हैं स्नूकर में। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से नहीं है। तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो बेसिक जो है इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी तीनों है उबंटू, डास और मैक ओएस एक्स, ये सभी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, परंतु बेसिक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है, जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में लोड हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसको हम कहते हैं बूटिंग। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बूटिंग। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का उदाहरण इसमें से कौन सा है। तो दिए गए ऑप्शंस में से फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कौन सा है, तो दिए गए ऑप्शंस में से फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है IBM 701। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जो IBM 701 है यह फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से किस कारक पर तारों का रंग निर्भर करता है। तो तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, तो तारों का जो रंग है वह टेम्परेचर पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उनके तापमान पर जो है तारों का रंग निर्भर करता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है।
तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या आपको मिलेगी 8। तो एटॉमिक नंबर जो होता है ऑक्सीजन का वो होता है 8। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन सी गैस गुब्बारे में भरी जाती है? तो गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम। आई होप इसका आंसर सभी को पता होगा। तो जो हीलियम गैस है यह गुब्बारे में भरी जाती है। अगला प्रश्न हमारा है, नमक का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। तो नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaCl जो होता है नमक का रासायनिक सूत्र होता है, इसको बोलते हैं हम सोडियम क्लोराइड। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, लोहे के गैल्वनीकरण को किसकी मदद से किया जाता है? तो लोहे का जो गैल्वनीकरण है इसका जो है जस्ता का उपयोग करके जो है लोहे का गैल्वनीकरण किया जाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, जस्ता का उपयोग करके जो है लोहे का जो है गैल्वनीकरण किया जाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, जो है जस्ता को हम इंग्लिश में कहते हैं जिंक। क्या कहते हैं? जस्ते को हम इंग्लिश में जिंक कहते हैं। तो जिंक का उपयोग करके जो है लोहे का गैल्वनीकरण किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जो प्रैक्टिस सेट 2 था उसको हमने पूरे विस्तार में कवर कर लिया है। जल्दी मिलेंगे हम प्रैक्टिस सेट 3 में, तब तक के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।